हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई एम श्योर अगर आपने आप डीके गोयल को प्रेफर करते होगे तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डीके गोयल के थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ लिया होगा। यहाँ पे हम एक बार फिर से मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या मतलब होता है और क्यों बनाते हैं ये बताऊंगी। एंड साथ ही साथ जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होते हैं जब न्यू पार्टनर आता है तो उससे पहले क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं उनके, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में जो भी मैंने कंटेंट समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मैं समराइज में बताऊँगी। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेल अ न्यू पार्टनर मतलब कि जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो आपकी क्या होती है, जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनका मतलब उनका एक्चुअल वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है उसको जानने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, बैलेंस शीट में या तो वो ओवर स्टेटेड होते हैं या अंडर स्टेटेड होते हैं। और ये भी कभी कभी पॉसिबल होता है कि जो भी आपने असेट्स या लाइबिलिटीज आपके फर्म की हैं, आप क्या किया, आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो। तो ये जो आपके इंक्रीज डिक्रीज मार्केट वैल्यू में होते हैं एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के, उनको हम कहाँ दिखाते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए या उनको अभी एक्चुअल ट्रू जो उनकी वैल्यू है उसको दिखाने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी हमारे प्रॉफिट या लॉस आएंगे उसकी वजह से उसको हम जो भी ओल्ड पार्टनर है ना उनके बीच में ओल्ड जो उनका रेशियो था उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर लें तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, प्रिपेयर टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर कभी कोई आपसे पूछे कि किस टाइप का अकाउंट है तो ये एक नॉमिनल टाइप अकाउंट है। ये अगर बात करें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें कब कब बनाना पड़ता है, तो जब भी कभी अगर फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर वो चेंज हो रहा है, कोई भी नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, कोई भी रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो किसी पार्टनर की हो रही है, एंड साथ ही साथ अगर कभी कभी ऐसा होता है कि दो फर्म क्या करती है एक साथ अमलगमेट हो जाती है, तो एट दैट टाइम भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम जो वैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की उसको फाइंड आउट कर सकें। तो देखो जो भी अगर एसेट्स या इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, देखो जब भी कभी जो आपका एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं अगर डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो हम किसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। तो जो भी हमको पता है अभी मैं आपको नीचे ये क्लियर करूँगी कि अगर जब भी कभी आपका जो एसेट्स होता है अगर वो इंक्रीज़ करता है एंड साथ ही साथ जो आपकी लाइबिलिटीज़ है अगर वो डिक्रीज़ करती है तो ये हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर कभी आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर रही हो या फिर आपका एसेट्स जो है वो डेप्रिसिएट हो रहा हो तो उसको कहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट एंड डेबिट साइड में। अब जब कभी इन दोनों के बीच का बैलेंस होगा तो वो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर एंट्री की बात करें कि क्या क्या एंट्री बनेगी, तो अगर आपका एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगा असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट जितने से इंक्रीज हो रहा है सिर्फ उतना अमाउंट लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप कितने से इंक्रीज हो रहा है आप ये कैसे जानोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने दे दिया है कि आपकी एसेट्स की बुक वैल्यू जो थी वो 14,000 थी और एट दैट टाइम आपका जो एसेट्स है वो 15,000 का है, तो आप देखोगे कि इनके बीच का डिफरेंस 1,000 आ रहा है, मतलब जो आपका एसेट्स है वो कितने से दिखाया जाएगा 1,000 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आप 1,000 से क्रेडिट कर दोगे। और एज इट इज जब बात है कि एसेट्स आपका डिक्रीज हो गया तो एसेट डिक्रीज हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो आपके लिए लॉस हो रहा है। तो इस जब भी लॉस होगा तब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे और जब भी प्रॉफिट होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो देखो डिक्रीज हो रहा है मतलब कि लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। और आप जो वो है डिफरेंस जो है वो कैसे निकालोगे, तो बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड वैल्यू। अब बात कर लेते हैं अगर लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती है तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मीन्स कि पहले से ज़्यादा हमने पे करना, और अगर हमने पहले से ज़्यादा पेड करना है तो हमारे लिए लॉस हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी लॉस हो आप आंख बंद करके रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे टू लाइबिलिटीज, जितने से आपकी लाइबिलिटीज बढ़ी है उतने से आप उनको
उस उतने अमाउंट से आप लाइबिलिटीज़ को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपका रिवाइज्ड अमाउंट है उसमें से जो आपका लाइबिलिटी बुक में दी हुई है उसको आप डिडक्ट करोगे, जो भी डिफरेंस आएगा उससे। अब मान लो कि लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है, मतलब कि अगर आपको पहले से कम पे करना है तो पहले से कम पे करना है, मतलब आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं पैसा बचेगा, कैश बाहर उतना नहीं जाएगा, तो इस केस में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट आप जो बुक वैल्यू होगी उसमें से जो रिवाइज अमाउंट आएगा उसको डिडक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि फर्म में क्या होता है कि कुछ एसेट्स आई होती है पर उनको हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, जितने के असेट्स आप भूले हो टोटल से आप उसको डेबिट और क्रेडिट करोगे, क्योंकि हमने एंट्री ही नहीं की थी तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज की कोई बात ही नहीं है, हमको एंट्री करना है तो हम एंट्री कर लेंगे। और उसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, मतलब कि आपको पे करना है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप प्रॉफिट लॉस में क्या करते थे, डेबिट करते थे, तो यहाँ पे भी डेबिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट कर देंगे जितने से आपकी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि जब आप ये कर लोगे तो फिर आपका या तो डेबिट साइड, जो क्रेडिट साइड होता है मोस्टली यही होता है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है और फर्म को प्रॉफिट होता है। तो अगर प्रॉफिट होता है आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में हम बांट देते हैं, जिसके लिए एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। जिस नेचर का पार्टनर का कैपिटल होगा उस अकाउंट को हम उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, सॉरी। और अगर फर्म में कभी ऐसा हो सकता है कि लॉस हो जाए, तो इन दैट केस हमको क्या करना होगा, हमको अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर उसको बियर करेंगे, पार्टनर्स बियर करेंगे। तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो पार्टनर को क्या होगा, लॉस होगा तो उनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अब हम बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट की। ओके, तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो आप देखो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में याद रखना कि क्रेडिट साइड में जब भी आपका असेट्स इंक्रीज हो, लाइबिलिटी डिक्रीज हो, या फिर कोई ऐसा असेट जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया हो, तो ये तीनों ही आइटम आपके क्रेडिट साइड में आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और जब भी आपका असेट्स डिक्रीज हो, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो और कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं तो उनको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कभी कभी दे देता है कि पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया गया है तो रेम्यूनरेशन को भी आप लिख दोगे, और अगर कभी कभी एक्सपेंस हुआ है तो उस एक्सपेंस को भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस होगा, और उसकी क्या एंट्री बनेगी उसको आप ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। देखो अब एक बात कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पार्टनर होते हैं वो एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री। ये कब करते हैं, देखो पार्टनर जब नया एडमिट होता है तो वो कहते हैं कि जो भी हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी जिस अमाउंट में रिकॉर्ड है ना, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे तो पार्टनर क्या करेंगे, बताती हूँ आपको कि पार्टनर क्या करेंगे। पार्टनर जो भी नेसेसरी, जो भी मतलब उनके असेट्स की जो वैल्यू रहेगी और जो भी रीअसेसमेंट करने के बाद जो उनकी लाइबिलिटी आएगी विदाउट अफेक्टिंग द ओल्ड अमाउंट ऑफ एसेट्स, वो इनके लिए क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे अपने कैपिटल के अकाउंट से, गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग। अगर जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट हो जाएगा, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतना दे देता है कि चलो हम अकाउंट में जो भी बुक वैल्यू है उसको चेंज नहीं करते हैं, मैं जितने से गेन कर रहा हूँ तुम मेरे से उतना ले लो। इसके लिए सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, जो पहला स्टेप होता है कि हम फाइंड आउट कर लेंगे कि एक्चुअल में जो भी जो असेट क्या रिवैल्यूड हुआ है और लाइबिलिटीज़ में क्या लाइबिलिटीज़ कितने से बढ़िया घटी है। तो अगर मैंने आपको बताया कि कब कब हमारे लिए फ़ायदा होगा, तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो उसमें हम जो भी हमारी डिक्रीज लाइबिलिटी जितने अमाउंट से हुई होगी उसको ऐड कर लेंगे, और अगर वहाँ पे कोई भी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स हो या लाइबिलिटीज़ इंक्रीज कर रही हो तो उसको ऐड करने के बाद हम उसको इस वाले जो ये दोनों का जो टोटल था उसमें से माइनस कर देंगे तो हमको नेट प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मिलेगा। उसके बाद आप पार्टनर का जो न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो होगा उसको पता फाइंड आउट करोगे। उसके लिए आपको पता है कि जब भी हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं तो हमको सेक्रीफाइसिंग मिल जाता है या गेन मिल जाता है। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा अगर प्रॉफिट हो रही है तो उसको उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो अकाउंट मान लो अगर प्रॉफिट हो रहा है, एज्यूम कर रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये उसको देगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। बट अगर लॉस हो रहा है देन क्या एंट्री बनेगी, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई एम श्योर कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में अभी इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको रह जाता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और आप पूछ सकते हो। तो
तो मैं फिर उसको अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस रिजर्व। जो भी आपके प्रॉफिट लॉस या रिजर्व दिखाई दे रहे हैं बैलेंस शीट में, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट बनेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की। अगर मान लो आपके बिजनेस में दिखा रहा है कि कोई प्रॉफिट है और उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन हो गया, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट अगर मान लो कि इन पे कोई क्लेम नहीं है, अभी मानेंगे सब अज्यूम करें कि इनके पे कोई क्लेम नहीं है और इतना अमाउंट हमको बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो इन सारे का टोटल कर लेंगे और ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देते हैं। अब अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा तो ऑब्वियसली की बात है कि इसका वाइस वर्सा एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो आप लिख लोगे। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, तो आपको ये जो होता है क्वेश्चन में देखने मिलेंगे। तो जब भी ये दोनों आए तो ये लॉस होता है और इस लॉस को हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है ये आउट ऑफ प्रॉफिट से बनाया जाता है, ताकि कभी भी जो लाइबिलिटी अगर कभी अराइज हो तो हम क्या करें, हम उनको पे कर पाए और मीट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, तो कह रहा ओके सॉरी। तो इसको हम प्रॉफिट से इस रिजर्व को बनाते हैं। ओके, और जब भी कभी अगर कोई लाइबिलिटीज अराइज होती है तो इसी कंपनसेशन से, इसी रिजर्व से हम उसको कंपनसेट करते हैं। ठीक है, और अगर कभी क्लेम होता है तो इससे बैलेंस, और जो भी बैलेंस बढ़ता है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और ये जो होता है, अभी आप एक चीज़ याद रखना कि रिप्रेजेंटेड बाई पेबल टू वर्कर होता है। ठीक है, लाइक is an external liabilities and the balance of amount left if any is an internal liability payable to partner, treatment of women carrying workman compensation reserve is as follows। ठीक है, अगर आप बाहर वाले को दोगे तब तो कोई बात नहीं, बट अगर आप किसी इंटरनल को दे रहे हो तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी। तो देखो, आप ये सब छोड़ो, आपको बस ये याद रखना है कि जब भी वर्कमैन कंपनसेशन दे तो वो उसके जो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे वो 3 तरह का होगा। अगर मान लो वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी नहीं अराइज हो रही है, दूसरा बनेगा कि लाइबिलिटीज अराइज हो रही है, और तीसरा बनेगा कि जो पार्टनर है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम वर्कमैन कंपनसेशन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, मतलब हम इस अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे, इसको हम कैरी करेंगे। देन तो सबसे पहले अब देखो, अगर आप जब आप सेकंड केस देखोगे कि लाइबिलिटी अराइज हो रही है, तो फिर यहाँ पे भी 3 सब केस बन जाएंगे कि जो लाइबिलिटी वो लोअर देन रिजर्व है, इक्वल है, या फिर जो क्लेम है वो मोर देन रिजर्व है। अब बात कर ले, अगर लाइबिलिटी है और उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं है, तो सिंपल आप क्या करोगे, पूरा का पूरा रिजर्व ही प्रॉफिट होगा, और इसको आप ओल्ड पार्टनर में क्या करोगे, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जो मेन है वो है सेकेंड वाला, कि जब लाइबिलिटी अराइज हो और उसके कंडीशंस बने। तो सबसे पहला है कि अगर लाइबिलिटी अराइज हो रही है, कोई क्लेम आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में, और वो लोअर देन रिजर्व है, तो क्या एंट्री बनेगी। तो देखो, आपका क्लेम आया मान लो 50,000 का, और आपका जो रिजर्व आपने बनाया था वो 60,000 से बना, तो जो 10,000 बच रहा है इस रिजर्व का, उस रिजर्व को आप क्या करोगे, पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में आप 50,000 का जो क्लेम आ रहा था उसको डाल दोगे। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस की बात करते हैं कि जब वर्कमैन कंपनसेशन जो होता है वो रिजर्व जो होता है वो क्लेम के बराबर होगा। तो मान लो आपने रिजर्व बनाया तो 20,000 का, क्लेम भी 20,000 का हो गया, तो जब कुछ बचा ही नहीं तो उसको पार्टनर्स को क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। सिंपल एंट्री बनेगी, एक एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लास्ट की बात कर लेते हैं कि इफ द क्लेम इज हायर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर हायर है तो जैसे ये हायर हुआ मतलब आपकी लाइबिलिटी बन गई। अगर आपने 50,000 का बनाया था रिजर्व और 60,000 क्लेम आ गया है, जो 10,000 से हो रहा है, ये 10,000 तो आपकी लाइबिलिटी, इसमें आपको पेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको पता है कि जब भी हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट
जो 10,000 से आपका कम पड़ रहा था, 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। क्योंकि यहाँ कम था तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, यहाँ तो कम पड़ रहा है, इसलिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने का मतलब ये हो गया कि हमको क्या हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। जैसे 10,000 का लॉस हुआ तो लॉस जब भी होता है तो हम क्या करेंगे, उसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल करेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आई होप आपको ये जो एंट्रीज हैं तीनों ये क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कि जब उनको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का वो जो अकाउंट है उसको क्लोज नहीं करना है तो क्या एंट्री बनेगी। तो इन दैट केस जो भी आप फाइंड आउट करोगे कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो गेनिंग पार्टनर होंगे वो पेड करेंगे अपने शेयर का उतना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को वर्कमैन कंपनसेशन का। फॉर एग्जांपल मान लो सेक्रीफाइसिंग है वो 10,000 है तो 10,000 का 110 आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन है वो 10,000 है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 110 से। तो 110 का मतलब होता है कि 10,000 का 1,000 जो है वो इसको देंगे, जो गेनिंग पार्टनर होंगे जो कि 110 से क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे, इसको 1,000 का वो पेमेंट देंगे। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व की। फ्लक्चुएशन भी हमको पता होता है कि हम किससे बनाते हैं, तो ये भी जो है हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, मतलब प्रॉफिट से ही अपने आउट ऑफ प्रॉफिट से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट में उसकी वैल्यू क्या होती है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो फ्लक्चुएशन में भी सेम वर्कमैन कंपनसेशन की तरह बनेगा। पहला क्या बनेगा कि जो आपका आपने जो रिजर्व बनाया है मार्केट वैल्यू क्या है उसके इक्वल है। अब आप जो बना रहे हो, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो लेस देन मार्केट वैल्यू है और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मोर देन मार्केट वैल्यू। तो जब लेस देन मार्केट वैल्यू रहेगी तो वो कितना है, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन FIR। तो जो भी आपने रिजर्व बनाया था और मार्केट वैल्यू में जितनी गिरावट आ रही है वो रिजर्व से कम है, वो रिजर्व से ज़्यादा है एंड वो रिजर्व के इक्वल है। तो चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन, इनको डिस्कस करेंगे। जस्ट मिनट। ओके, अरे ओके, अगर बुक वैल्यू क्या है मार्केट वैल्यू से सेम है, तो मान लो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 40,000 का और मार्केट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है अभी भी 40,000 है, तो आपके रिजर्व पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप उस रिजर्व को क्या करोगे, उस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड कैपिटल शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। इंट्रीज बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। सेकंड बात कर ले, जो सेकंड कंडीशन थी कि अगर मार्केट वैल्यू जो है ऑफ इन्वेस्टमेंट वो लेस देन है द बुक वैल्यू, की जब मार्केट वैल्यू जैसे आपने खरीदा था 50,000 का, मार्केट वैल्यू उससे कम आ रही है, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट था अभी उसकी प्राइस कम हो चुकी है, गिर चुकी है, तब क्या होगा। तो अगर जो फॉल हुआ है वो लेस देन FIR है, तो लेस देन FIR मान लो आपने 40,000 का खरीदा था, मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई है 30,000 और आपने जो रिजर्व बनाया हुआ है वो 20,000 का बनाया हुआ है, तो 10,000 से मार्केट में गिरा है, वैल्यू का डिफरेंस 10,000 का है, आपने रिजर्व बनाया 20,000 का, तो रिजर्व और जो आपका वैल्यू में फॉल आया है उसके बीच का डिफरेंस 10,000 है, मतलब जो रिजर्व आपका बच रहा है वो 10,000 से बच रहा है, तो उसके लिए एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। जो मैंने एग्जांपल दिया आपको 20,000 का, आप लोग टू इन्वेस्टमेंट कितने से डिफरेंस आ रहा था, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में 10,000 से टू 10,000, और जो बाकी का 10,000 रिजर्व का बचा रहेगा उसको आप ओल्ड पार्टनर में कैपिटल करेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। अब मान लो दोनों इक्वल हो, अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं कि आपने 20,000 का बनाया और मार्केट वैल्यू भी जो है वो 20,000 से कम हो गई है, तो आप पूरा का पूरा रिजल्ट किसके लिए यूज़ कर लोगे, जो मार्केट वैल्यू कम हो रही है, तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब बात कर लें कि अगर जो आपने वो बनाया था रिजर्व और जो मार्केट वैल्यू में कमी आ रही है वो रिजर्व से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदा था 50,000 का, रिजर्व बनाया था 20,000 का और मार्केट में जो प्राइस है वो हो गई है, सॉरी एग्जाम्पल क्या थे मैं खुद भूल गई, जस्ट अ मिनट फिर से एग्जाम्पल देती हूँ। कि मान लो आपने जो रिजर्व बनाया था वो 20,000 का बनाया था, जो बुक वैल्यू थी वो 40,000 थी और मार्केट में उस बुक वैल्यू की कीमत जो है अभी जीरो हो चुकी है, तो आपका क्या हुआ, अभी जीरो हो चुकी है, रिजर्व आपने सिर्फ 20,000 बनाया, तो 20,000 आप कहाँ से बियर करोगे, क्योंकि मार्केट में तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही और आपको 40,000 का नुकसान हो गया, तो रिजर्व से आप 20,000 कंपनसेट करोगे और बाकी के जो 20,000 है उसके लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर दोगे, क्योंकि यहीं पे आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आपको लॉस हो रहा है। एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट 40,000 से जीरो हो गया है टू इन्वेस्टमेंट, और आप क्या लिख दोगे 40,000। और इसका जो भी अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते ही आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब जैसे ही लॉस हुआ आप उस लॉस को हमने कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में हम करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं कि इफ दे व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। मान लो आपने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, रिजर्व बनाया था 20,000 का, मार्केट में जो आपका इन्वेस्टमेंट था 40,000 का, आज उसकी प्राइस हो गई है 60,000, तो अब आपको रिजर्व से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो आप पूरा का पूरा जो 20,000 का रिजर्व था उसको ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर ओल्ड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो आपको इन्वेस्टमेंट हुआ और वो इन्वेस्टमेंट 40,000 से 60,000 हो गया, तो 20,000 को आपको वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो उस 20,000 के प्रॉफिट को हम कहाँ क्या करेंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होता है? असेट्स होता है। तो असेट जब बढ़ता है तो उसको हम लायबिलिटीज में क्रेडिट कर देते हैं, और जो क्रेडिट जब ज़्यादा आता था तो हमारे लिए प्रॉफिट होता था। तो ये प्रॉफिट हो गया, तो हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहाँ हम दिखाएंगे कि हमने असेट्स इंक्रीज हुआ है उसकी एंट्री की। दूसरी एंट्री बनेगी कि उस असेट्स के इंक्रीज करने से जो प्रॉफिट अराइज हुई है 20,000 की, उस 20,000 के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। आई एम श्योर कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ डू इन अ कमेंट बॉक्स, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ बहुत सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट के साथ आपके लिए सारे वीडियोस ला रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच।